नमस्कार दोस्तों, पीछे सिंप्लीफाइड में आप सभी का स्वागत है। अभी 2024 प्री का एग्ज़ाम हुआ और आपने देखा कि करंट अफेयर्स का पैटर्न किस तरह से चेंज हो रहा है। अब स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं ज़्यादातर अब स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन हो गए। पहले की तुलना में जहाँ पहले वन लाइनर क्वेश्चंस आते थे, लेकिन अब डेट भी पूछा जा रहा है। ठीक है, उसी को ध्यान में रखते हुए मैं आरओ और एआरओ का जो एग्ज़ाम होगा उसी के आधार पर हम करंट अफेयर्स पढ़ेंगे कि ताकि हम आरओ एआरओ का एग्ज़ाम पास कर सकें। आप लोग करंट अफेयर्स के साथ साथ जीएस के जितने भी सेक्शंस हैं उसको भी ध्यानपूर्वक पढ़ना शुरू करिए। खासतौर से पीवाईक्यू तो ज़रूर सॉल्व करिए। ठीक है, सॉल्व नहीं करना बल्कि उसको याद करना है। तो चलते हैं अपने करंट अफेयर्स के सेशन में। आज 3 जनवरी का करंट अफेयर्स होगा, 3 जनवरी 2025। तो भी हाल ही में 2 योजनाओं को लेकर के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फैसला किया कि इसको बढ़ा करके 2025-26 तक जारी किया जाए, मतलब 2025-26 तक चलता रहे। तो वो योजना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत 2016 में की गई थी और मौसम आधारित फसल बीमा योजना की शुरुआत भी 2016 में की गई थी। मंत्रिमंडल ने बीमा योजनाओं में प्रौद्योगिकी के सुधार के लिए एक नया कोष बनाया जिसका नाम था नवाचार एवं प्रौद्योगिकी कोष। ठीक है, दूसरी बात, जो फसल बीमा योजना है उसकी शुरुआत 2016 में की गई थी। यह ध्यान रखना है कि किसके अंतर्गत शुरू की गई थी, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, इसमें प्राकृतिक आपदाओं, कीटों या बीमारियों के कारण यदि फसल को नुकसान होता है तो या क्षति पहुंचती है तो उसके लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। ठीक है, इसके अंतर्गत सभी किसानों, बटाईदार किसानों, किराएदार किसानों और अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित फसलों को उगाने वाले किसान इसके अंतर्गत शामिल, यानी कि सभी किसान शामिल हैं। ठीक है, इसमें खरीफ की फसलें, तिलहन और वाणिज्यिक फसलें शामिल हैं। ठीक है, खरीफ, रबी, जायद, यानी जो भी खाद्य फसलें हैं, खाद्य फसलें, तिलहन और बागवानी की फसलें शामिल हैं। और इस एक चीज़ और है कि यह राज्यों को इसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी है। इसके प्रीमियम की सब्सिडी को लेकर के केंद्र और राज्यों के बीच 50-50% यानी 50-50% के आधार पर प्रीमियम का बंटवारा होगा। दूसरा, पूर्वोत्तर राज्यों में यह पैटर्न 90 और 10 का रखा गया है। नेक्स्ट है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। इनको 2 जनवरी 2025 को केरल का गवर्नर बनाया गया। ठीक है, और वो केरल के 23वें गवर्नर हैं। इसके पहले वो हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल थे, गवर्नर थे, और जुलाई 2021 में नियुक्त किए गए और फरवरी 2023 में बिहार के राज्यपाल बने। यानी कि 2 हिमाचल प्रदेश और बिहार के ये राज्यपाल थे। बाद में ये कहाँ चले गए, केरल चले गए। ठीक है, 2015 से 17 तक ये गोवा सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्री थे। बाकी इसको याद नहीं रखना है, बस ये याद रखना है कि बिहार के पहले गवर्नर थे, बाद में ये केरल के गवर्नर बनाए गए, यानी राज्यपाल बनाए गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र तटीय व दलदली पक्षियों शोरबर्ड और वेडर बर्ड की जनगणना। अभी हाल ही में भारत की पहली तटीय और जल पक्षी की गणना 3 से 5 जनवरी 2025 को गुजरात के जामनगर में स्थित समुद्री राष्ट्रीय उद्यान और समुद्री अभ्यारण्य में आयोजित की जा रही है। यानी कि यह समुद्री राष्ट्रीय उद्यान और समुद्री अभ्यारण्य में पहली बार तटीय और जल पक्षी की गणना की जाती है। और यह कहाँ पे ये उद्यान है, जामनगर में। ठीक है, और इस पक्षी जनगणना की जो शुरुआत है वन विभाग और पक्षी संरक्षण सोसाइटी द्वारा किया जा रहा है। समुद्री राष्ट्रीय उद्यान और समुद्री अभ्यारण्य के बारे में जान लेते हैं। यह कच्छ की खाड़ी में जामनगर में स्थित है। ठीक है, यह भारत का पहला समुद्री अभ्यारण्य है जिसकी स्थापना 1980 में की गई थी। उसे राष्ट्रीय उद्यान के रूप में 1982 में मान्यता मिली। इसमें शैवाल की 108 प्रजातियां और प्रवाल की 52 प्रजातियां पाई जाती हैं।
ठीक है। ये बेसिकली ज्वार क्षेत्र में आता है जहाँ पर हाई टाइड और लो टाइड अक्सर आता रहता है, ठीक है। और इसलिए जैव विविधता की दृष्टि से यह जो जगह है समुद्री राष्ट्रीय उद्यान जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। छत्तीसगढ़ के जंगलों की पारिस्थितिकी सेवाओं को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने की पहल की गई है, ठीक है। यानी ग्रीन जीडीपी के साथ जंगल की पारिस्थितिकी तंत्र की सेवाएं, यानी जैसे कि वन से क्या प्राप्त हो रहा है हमें सेवाएं, उसको भी इसमें शामिल करने की बात की जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट है के.एस. मणिलाल। के.एस. मणिलाल को 2020 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था और यह प्रख्यात वनस्पति विज्ञानी हैं, ठीक है। इनकी हाल ही में केरल के त्रिशूर में मृत्यु हो गई थी, इनका निधन हो गया कुल मिला के, ठीक है। इन्होंने एक हार्ट्स मालबारिकस नामक पुस्तक का अंग्रेजी और मलयालम में अनुवाद किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिनिटस। टिनिटस एक तरह की बिना मतलब बीमारी ही कह लीजिए, बल्कि बिना कानों में कोई बाहर शोर ना हो तब भी ये आवाज़ सुनाई देता है। जैसे कभी कभी आपने सुना होगा कि मोबाइल की घंटी नहीं भी बज रही होती है तो आपको लगता है कि मोबाइल घंटी बज रही है, लेकिन वो आभास होता है, लेकिन इसमें सुनाई देता है, ठीक है। तो आईआईटी बम्बई के शोधकर्ताओं ने टिनिटस के निदान और प्रबंधन के लिए एक नया सटीक उपकरण विकसित किया है। टिनिटस क्या है? एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति को बिना किसी बाहरी ध्वनि के कानों में कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं, जैसे कि गूंजने, सीटी बजने या अन्य आवाज़ों का अनुभव होता है। जैसे मोबाइल में आप कभी कभी लगता है कि मोबाइल बज रहा है और आप जाते हैं और मोबाइल नहीं बज रहा होता है, ठीक है। इसका प्रमुख कारण हो सकता है जैसे कान में संक्रमण या उम्र बढ़ना या कुछ दवाओं का दुष्प्रभाव, ठीक है। 2022 में जामा न्यूरोलॉजी द्वारा प्रकाशित आंकड़ों से पता चलता है कि टिनिटस दुनिया भर में 740 मिलियन से अधिक वयस्कों को प्रभावित करता है, जिसमें से 120 मिलियन से अधिक लोग गंभीर लक्षणों का सामना करते हैं, बाकी ठीक है, कोई वो नहीं। स्वदेशी सर्जिकल रोबोट। पुणे के नोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में एक पहली बार स्वदेशी सर्जिकल रोबोट का उद्घाटन किया गया, ठीक है। इस रोबोट का उपयोग कोलन कार्सिनोमा से पीड़ित एक मरीज पर रोबोटिक सर्जरी की गई थी, ठीक है। रोबोटिक सर्जरी में एक उन्नत तकनीक है जो रोबोटिक हाथों के माध्यम से डॉक्टर रोबोटिक हाथों को पहन करके और उसका उपयोग करके ऑपरेशन करते हैं। इसमें 3D मॉनिटर भी होता है ना। सर्जन एक कंसोल के माध्यम से रोबोटिक हाथों को कंट्रोल करता है, ठीक है। इसमें सुरक्षा कैमरा भी होता है। लेकिन इसका जो पहली बार जो है SSI मंत्र सर्जिकल रोबोट का भारत का पहला उन्नत सर्जिकल रोबोट है, जिसे सुधीर श्रीवास्तव द्वारा 2017 में डिजाइन किया गया था। यानी पहला ये रोबोट है, लेकिन ये जो रोबोट है अभी सर्जिकल रोबोट जिसको पुणे में स्थापित किया गया था, यह पहला स्वदेशी सर्जिकल रोबोट है, ठीक है। अभी हाल ही में चश्मा परमाणु संयंत्र यूनिट 5, चश्मा कहाँ है? पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में कहाँ है? पाकिस्तान में मियांवाली एक जगह है पाकिस्तान में, पाकिस्तान के पंजाब में मियांवाली जगह में है। कहाँ पे है? मियांवाली एक जगह है पंजाब में, वहीं पर स्थित है। पंजाब मतलब पाकिस्तान। वैसे चश्मा परमाणु संयंत्र है, यह चर्चा में है क्योंकि पाकिस्तान ने यहाँ पर इसको परमाणु नियामक, जो पाकिस्तान का परमाणु नियामक प्राधिकरण है, उसने निर्माण की मंजूरी प्रदान कर दी। यह पाकिस्तान का सबसे बड़ा नाभिकीय संयंत्र होगा और यह तीसरी पीढ़ी की एडवांस प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर तकनीक पर आधारित होगा, ठीक है। चश्मा नाभिकीय संयंत्र की जो पहला संयंत्र था उसकी जो क्षमता थी वो 325 मेगावाट है, ठीक है। और इसकी जो क्षमता है कुल 1200 मेगावाट है। कितनी है? 1200 मेगावाट। और इसके स्थापित हो जाने से 1200 मेगावाट है। और इस कंपनी का डिज़ाइन जो है कौन कर रहा है? इसका डिज़ाइन चीन के कंपनी है हुआलोंग जो है इसकी डिज़ाइन कर रही है। और इस
यूनिट की सेवा की अवधि है 60 वर्ष। तो कुल मिला के आपको ये जानना है इसमें कि इसका डिज़ाइन कौन कर रहा है। हुआलोंग चीन की कंपनी है। कितने मेगावाट की है, 1200 मेगावाट की है। और पाकिस्तान का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। और यह कहाँ स्थापित हो रहा है, मियांवाली में, पंजाब मियांवाली में। ठीक है, ओके। अच्छा, एक चीज़ और कि पाकिस्तान की कुल नाभिकीय क्षमता का लगभग 27% उत्पादन, मतलब जितना ऊर्जा उत्पादन पाकिस्तान करता है उसका 27% वो नाभिकीय रिएक्टरों के माध्यम से, नाभिकीय संयंत्र के माध्यम से ऊर्जा की प्राप्ति करता है। नेक्स्ट है पलाश बिल्ली। पलाश बिल्ली को ओटोकोलोबस मैनुल भी कहा जाता है। वो हिमाचल प्रदेश में हेम तेंदुए के सर्वेक्षण के दौरान पहली बार देखी गई थी। इसका नामकरण पीटर पलाश के नाम से किया, यानी पीटर साइमन पलाश के नाम पर इस पलाश बिल्ली का नाम किया गया है। यह मुख्य रूप से मध्य एशिया, पश्चिमी ईरान, मंगोलिया, चीन, रूस, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान में पाया जाता है। यह भारत में पहली बार नहीं, लद्दाख में भी एक बार देखा गया था, लेकिन अभी हाल में ही फिर से इसे देखा गया है। इसकी उभरा हुआ, ठीक है। यह IUCN रेड लिस्ट में सबसे कम चिंता लिस्ट कंसर्न की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट। गोमती नदी के पुनरुद्धार के लिए अभी गंगा टास्क फोर्स की स्थापना की गई। ठीक है, हाल ही में प्रादेशिक सेना ने गोमती नदी के पुनरुद्धार और संरक्षण के लिए एक गंगा टास्क फोर्स का गठन किया गया। ठीक है, ओके। इस टास्क फोर्स में कौन होगा, मुख्य रूप से पूर्व सैनिक शामिल होंगे। ठीक है, GTS का जो औपचारिक स्थापना समारोह 1 जनवरी 2025 को लखनऊ छावनी में आयोजित किया गया था। इस गोमती नदी पुनरुत्थान या पुनरुद्धार संरक्षण के लिए एक टास्क फोर्स गठित किया गया। वह टास्क फोर्स में पूर्व सैनिक शामिल होंगे। ठीक है, इसके निर्माण का जो आदेश है रक्षा मंत्रालय द्वारा सितंबर 2024 को ही जारी कर दिया गया था। ठीक है, तो इसी के साथ आज का करंट अफेयर्स समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये करंट अफेयर्स का सीरीज़ अच्छा लगा होगा, और आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं कि इसमें क्या और सुधार किए जा सकते हैं। अभी हम जल्द ही इसके क्लासेस भी शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।